हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज हम समझने की कोशिश करेंगे 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का मुकदमा जो आपकी पत्नी द्वारा आपके ऊपर किया जाता है, उसमें आप उसको कम से कम मेंटेनेंस कैसे दें या मेंटेनेंस कब नहीं देना पड़ेगा, किन प्रक्रियाओं को अपनाएंगे कि आपको कम से कम मेंटेनेंस अपनी पत्नी को देना पड़ेगा। आज हम लोग यही इस वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हर बार की तरह एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल पर सब्सक्रिप्शन नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे नए लोगों को जिनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो जान सकें। ये वीडियो बेसिकली मैं अपने सब्सक्राइबर की डिमांड पे बना रहा हूं। उन्होंने कहा सर मेंटेनेंस पर यूट्यूब पर वीडियोस तो बहुत सारे हैं, लेकिन बेसिकली जो प्रॉब्लम आती है कि कैसे देना है, कितना देना है, कम से कम कैसे देना है, ये प्रक्रिया कहीं पर भी नहीं बताई गई है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो आपकी डिमांड पर लेके आ रहा हूँ। आशा है आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अमूमन हस्बैंड पर क्या होता है कि पत्नी मेंटेनेंस का मुकदमा दाखिल कर देती है। मेंटेनेंस का मुकदमा चाहे वो आपके साथ एक दिन रही हो या एक मिनट रही हो। कभी कभी होता है कि शादी जैसे हुई 2 दिन बाद पत्नी अपने मायके चली जाती है और उसके बाद वहां से आपके ऊपर डावरी का मुकदमा, डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा, मेंटेनेंस का मुकदमा, मतलब बेसिकली आप समझ लीजिए आपके पैसे से ही वो आपके अगेंस्ट केस लड़ती है। ठीक है, तो ये सारे मुकदमे आपकी पत्नी आपके ऊपर लिखा देती। तो क्या हो गया, आपको मेंटेनेंस जब अगर स्टार्टिंग से देना पड़ रहा है पहले दिन से ही, तो आपके साथ तो इनजस्टिस हो गया। लड़के ने बेचारे ने किसी तरीके से अपने आप को सेटल किया हुआ है और उसकी सैलरी का मेजर पार्ट कट होकर उसकी वाइफ के खाते में चला जा रहा है, तो ये सबसे बड़ी उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आज इस वीडियो में हम समझेंगे एक सीरीज पूरी कि अगर आपकी वाइफ है तो आपको कितना मेंटेनेंस उसको देना है। ठीक, अगर आप बेरोजगार हैं तो वाइफ को कितना पैसा देना पड़ेगा, अगर आप सैलरीड हैं तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, आप इंडिया में रहते हैं या इंडिया से बाहर रहते हैं, आप हो हाई सैलरीड पर्सन हैं तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। ये सारे समाधान को करने की कोशिश मैं आज इस वीडियो के थ्रू करूंगा। देखिए, अगर आपके पास कोई जॉब नहीं, इफ़ यू डोंट हैव एनी जॉब, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी एक रिसेंटली जजमेंट आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो वाइफ को उसका लालन पालन करे, उसको खिलाए, उसको उसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाए। एक बार हस्बैंड ने उसमें कहा कि आई डोंट हैव एनी जॉब, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मैं अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए कोशिश नहीं कर सकता, मेंटेनेंस नहीं दे सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली कहा है आप फिजिकल लेबर करिए बट यू विल हैव टू मेंटेन योर चाइल्ड एंड वाइफ। तो मेंटेनेंस आपको अपनी चाइल्ड और वाइफ दोनों को देना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है हस्बैंड के साथ, दे आर नॉट अर्निंग, दे डोंट हैव एनी मनी, वो अपना लाइवलीहुड नहीं चला सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने ऐसा कह दिया है तो उसमें क्या होगा, उनको वाइफ को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपके मन में ये आ रहा होगा कि अगर मेरे पास जॉब नहीं है तो मैं मिनिमम मेंटेनेंस उसको कितना दूंगा। तो ये जान लीजिए यहाँ पर 3 से 5 हज़ार रुपए के बीच में मिनिमम मेंटेनेंस कोर्ट वाइफ के लिए बांधेगी। और अगर आपके पास एक बच्चा भी है तो बच्चे को लगभग 2,000 रुपए का मेंटेनेंस पर मंथ कोर्ट बांधेगी। तो यहाँ पर मान लीजिए आपका हर महीने 7 से 8 रुपए का 8,000 रुपए का मेंटेनेंस बन जाएगा। तो अगर आप जॉबलेस भी हैं तब भी आपके फेवर में कुछ भी नहीं है, आपको मेंटेनेंस पत्नी को देना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। उस कंडीशन में आप बच सकते हैं जब आपकी वाइफ आपसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, वो आपसे बेहतर जॉब कर रही हो, उनके पास टेक्निकल डिग्री हो, और अगर नहीं है तब फिर यू विल हैव टू मेंटेन। और अमूमन वाइफ के पास जॉब होती भी है, दे डू नॉट रिवील दैट वन, वो उसको दिखाती नहीं है, उसको छुपाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो मेंटेनेंस लेने में सफल हो जाती हैं। अगर इफ़ यू आर जॉबलेस एंड योर वाइफ इज़ वर्किंग, तब उस कंडीशन में आप क्या करो कि उसके अगेंस्ट आप एविडेंसेस लेके आओ कि भैया मेरे पास तो नहीं है बट शी इज़ हैविंग जॉब। इफ शी इज़ हैविंग जॉब देन व्हाई शी इज़ एंटाइटल्ड टू गेट द मेंटेनेंस। तो इस कंडीशन में आप बच सकते हो। अगर आप, अब अगली कंडीशन क्या आती है, अगर आप सैलरीड है, इफ़ यू आर सैलरीड और बिजनेस है, बिजनेस और सैलरीड में मेरा मतलब यहाँ पर कि आपकी 50,000 से 1 लाख रुपए अगर मंथली इनकम हो रही है, तो इसमें एक जजमेंट भी है जो है रजनीश वर्सेस नेहा का, इसमें जजमेंट है। इसमें कोर्ट ने ये कहा है कि दोनों पार्टीज का इनकम और एक्सपेंडिचर का कैलकुलेशन होगा कि दोनों पार्टीज का मंथली खर्च कितना है और इनकम कितना है, इस आधार पे कैलकुलेशन होगा। तो क्लियरली मैं बताऊं कि मेंटेनेंस कितना परसेंट बेसिकली कोर्ट ग्रांट करती है। तो
एग्जैक्ट फिगर तो नहीं कह सकता, लेकिन लगभग 25% हस्बैंड की इनकम का वाइफ को मेंटेनेंस मिल जाएगा। लेट्स से अगर हस्बैंड की अर्निंग जो है 1 लाख रुपए है तो 25,000 रुपए तो सीधे सीधे वाइफ को मिल जाएगा। अब वाइफ अमूमन क्या करती है, पूरा 50% क्लेम करने की कोशिश करती है, लेकिन कोर्ट देखता है आपके मेडिकल एक्सपेंसेस कितने हैं, आपकी ईएमआईज कितनी हैं, या आपके पेरेंट्स की इलनेस का देखता है, आपके डिपेंडेंट्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें कोर्ट कंसिडर करता है। इसलिए अमूमन जो है वाइफ को 25% का मेंटेनेंस यहाँ पर मिल जाएगा। वाइफ क्या करती है, एक्सपेंसेस को अपने बढ़ा चढ़ा कर दिखाती कि मेरे खर्चे इतने ज़्यादा है, लेकिन कोर्ट हर चीज़ को उसके फेवर में नहीं करेगा कि कितने भी एक्सपेंसेस वो दिखाते हैं। कोर्ट ये भी देखता है कि हस्बैंड की लायबिलिटीज़ भी क्या है, तो हस्बैंड के फेवर में भी ये चीज़ें हो जाती है। अब इस कंडीशन में आप सैलरीड है, आपका एक बच्चा भी है, अगर आपका बच्चा है तो फिर बच्चे को कितना परसेंट मिलेगा? कोर्ट कहता है कि दोनों को आधी आधी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ेंगी, तो 12.5% हस्बैंड के हिस्से से, 12.5% वाइफ के हिस्से से। तो कुल मिला के मैं कहूं तो वाइफ को कितना परसेंट बच्चे और उसका खुद का मिला के लगभग कितना परसेंट मिल जाएगा मेंटेनेंस हस्बैंड की सैलरी से या हस्बैंड की अर्निंग से, वो हो जाएगा 35% का। 35% वाइफ को अपने बच्चे के लिए और अपने लिए मेंटेनेंस टोटल सैलरी का उसको मिल जाएगा। अगर 1 लाख रुपए उसकी सैलरी हो रही तो लगभग 35,000 रुपए वाइफ को उसमें मेंटेनेंस मिल जाएगा। ये वीडियो बेसिकली मुझे कई लोग कह रहे हैं कि आप सिर्फ महिलाओं के अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं। मैं हर वीडियो में मैंने मेंशन किया हुआ है कि फॉल्स केसेस अगर हुए हैं, और यहाँ पर ये वीडियो बेसिकली ये है जो मेल और फीमेल काउंटर पार्ट दोनों को हेल्प आउट करने वाला है। अब अगली कंडीशन ये आदमी के साथ क्या आती है कि अगर मान लीजिए मेंटेनेंस कोर्ट ने मोटा बांध दिया, जैसे मैंने बोला 35% मेंटेनेंस कोर्ट ने बांध दिया, 35% अगर मेंटेनेंस कोर्ट ने बांध दिया और आपको लग रहा है कि मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके अगेंस्ट रिवीजन पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। हस्बैंड्स, रिवीजन पिटीशन दाखिल करने का समय जिस दिन से डिसीजन आता है उस दिन से 90 दिन का होता है, और ऑर्डर की डेट से 90 डेज का होता है। अगर ऑर्डर की डेट से 90 डेज के अंदर अगर आप अपील करते हैं और आपकी अपील सुनी जाएगी, अगर कोर्ट को फिर लगता है कि इसको कंसिडर करना चाहिए इसकी अपील को, तो कोर्ट उसको कंसिडर करेगी। अदरवाइज अगर कोर्ट को लगता है कि इट शुड नॉट बी कंसिडर, तो कोर्ट उसको कंसिडरेशन में नहीं लेने वाली है। इस तरीके से फिर अगली बात आती है कि अगर आप विदेश में नौकरी कर रहे हैं तो कितना मेंटेनेंस होगा, क्योंकि विदेश में काम करने वाले हर व्यक्ति का जो है क्या होता है, तनख्वाह 5 लाख 10 लाख होता है। हमारे इंडियन करेंसी के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन वहाँ पर उनके एक्सपेंसेस कितने होंगे? अगर 5 लाख उनकी सैलरी है तो उनका महीने का कम से कम 4 लाख रुपए का तो खर्चा ही हो जाता होगा। तो एक तरीके से देखें कि उनकी सैलरी तो फिर 1 ही लाख रुपए, क्योंकि उस करेंसी के हिसाब से उनके एक्सपेंसेस भी तो होंगे। अगर मान लो जैसे यहाँ पे इंडिया में बाल कटवाई अगर 100 रुपए पड़ रही है और वहां पे अमेरिका में 1200 रुपए पड़ रही है, आप कह दो कि हस्बैंड वहां पे 5 लाख रुपए कमा रहे, तो 5 लाख पे आप क्लेम करने लगोगे, कहोगे आधा मेरा है, तो ऐसे नहीं होगा। कोर्ट उसको भी कंसिडर करेगा। आपके अपने एक्सपेंसेस दिखाइए, इनकम दिखाइए, अपने ऊपर डिपेंडेंट्स को दिखाइए, अपने बहन की शादी के बारे में बताइए कि शी इज डिपेंडेंट ऑन मी, पेरेंट्स की इलनेस चल रही है, और दुनिया भर की चीज़ें, जो भी जितने एक्सपेंसेस आप शो कर सकते हैं जो वाजिब है। अगर वाजिब आपके एक्सपेंसेस है तो कोर्ट उसको कंसिडरेशन में लेगा और फैसला आपके फेवर में कर देगा। तो इस तरीके से आप मेंटेनेंस के मामलों में बहुत ही सोच समझकर इनकम एक्सपेंडिचर को बनाएं, और जो भी पिटीशन जब पूरी रेडी हो जाए, पूरी पिटीशन को आप एक बार पढ़ लें। वकील के भरोसे कतई ना छोड़ें, क्योंकि वकील अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपने हिसाब से सही बनाएगा, लेकिन आप जानते हो आपके वास्तविक खर्चे कितने हैं, आपकी वास्तविक आय कितनी है। इस कंडीशन में आप अपने आप को पूरी पिटीशन पढ़ के सेफ गार्ड कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि आपके एक्सपेंसेस बढ़ते चले जाएंगे और आपको कोई बचाने वाला नहीं रहेगा, और आप मोटा मोटा एक्सपेंसेस जो है वाइफ को देते रहेंगे। अब इस तरीके से आप अपने मेडिकल रिपोर्ट्स लगाइए, आप इलनेस का ग्राउंड लीजिए, आप जो है पेरेंट्स की इलनेस देखिए, और आप बहन की शादी देखिए, आपके डिपेंडेंट्स की एजुकेशन का देखिए। इस तरीके से आप कट शॉर्ट करके कम से कम मेंटेनेंस वाइफ को दे पाएंगे। बाकी मेंटेनेंस का मैं फंडा ये है कि उसी कंडीशन में वाइफ मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड नहीं होगी जब वो आपसे दूर रह रही हो, लगातार वो आपके पास आ ही नहीं रही है शादी के बाद से, ठीक है, और उसने लेट से शादी होते हुए दूसरे से शादी कर ली, एडल्ट्री में लिप्त हो गई है, या आपसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, आपसे ज़्यादा सैलरी पा रही है, इन कंडीशंस में उसको मेंटेनेंस नहीं मिलने वाला है। बाकी अमूमन मैं कहूँ कुछ जो हमारे लॉ के प्रोविजंस हैं वो महिलाओं के फेवर में है।
और उनको मेंटेनेंस आपको देना ही देना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को क्लियर है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब डेफिनेटली करना। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग अगर कोई भी लीगल प्रॉब्लम हो रही है तो कैन कॉन्टैक्ट मी, अपना स्लॉट बुक कराइए। स्लॉट बुकिंग के बाद ही मैं आपसे बात कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे प्रैंक कॉल्स, फेक कॉल्स मेरे पास आते हैं। अगर आप स्लॉट बुक करा लेंगे तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी और मुझे भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मुझे भी जेन्युइनिटी का पता चलना चाहिए, कौन जेन्युइन है कौन नहीं जेन्युइन है। आई होप आप सब एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।